गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम करेंगे एरिया वेक्टर, पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। ठीक, लेकिन हमें पता है बेटा जो एरिया होता है ना वो कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अब एरिया वेक्टर, लेकिन सम टाइम क्या होता है बेटा, इट इज कन्वीनियंट टू यूज इट एज ए वेक्टर। ठीक है, जैसे हम अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें जो एरिया को हम एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लेते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है बेटा, जब एरिया एक स्केलर क्वांटिटी तो उसकी डायरेक्शन हम कहाँ लेंगे, एरिया की डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो, और वो भी कहा जो कर्ड सरफेस है, जो कर्ड सरफेस है उसका हम एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये स्फेयर है, एक गोल चीज है, एक गोल चीज है मान लो, तो उसको हम छोटे छोटे एरिया में बांट देते हैं बेटा। तो उसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एरिया एलिमेंट, उसको क्या मान लेते हैं हम, डेल्टा एस। ठीक है, कहीं पर भी ले सकते हैं हम, इस पूरे एरिया को छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट सकते हैं एरिया एलिमेंट में। ठीक है, और उस एरिया एलिमेंट के ऊपर हम क्या करते हैं बेटा, एक नॉर्मल प्लॉट करते हैं ऊपर, और वो भी बाहर की ओर, कर्व सरफेस है उसके बाहर के आउटवर्ड ड्रॉन, आउटवर्ड की तरफ को ड्रॉन करते हैं, वो भी नॉर्मली उस एरिया एलिमेंट के ऊपर, जिस भी पॉइंट हमने निकालना उसके ऊपर हम कह रहे हैं एक नॉर्मल प्लॉट करेंगे ऊपर। तो जो नॉर्मल होता है वो उसको क्या मानते हैं बेटा हम, एरिया वेक्टर, और उसको कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा एस वेक्टर। क्लियर। अब हमें पता है बेटा जो एरिया वेक्टर मान लो ये जो एलिमेंट है, ये कितना एरिया है, स्मॉल एरिया है, डेल्टा एस। एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे, उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। और वेक्टर क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड, मान लो मैग्नीट्यूड डेल्टा एस है, इनटू डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में हम, डायरेक्शन कौन सा वेक्टर देता है, यूनिट वेक्टर, तो एन कैप मान लेते हैं ऊपर की ओर एक, इंटू एन कैप। एन कैप क्या क्या है, ये यूनिट वेक्टर है विच इज ड्रॉन इन आउटवर्ड डायरेक्शंस नॉर्मली टू द गिवन एरिया। जो ये डेल्टा है स्मॉल एलिमेंट एरिया, उसके ऊपर हम आउटवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल प्लॉट कर दिया, उस तरफ को, उस वेक्टर की डायरेक्शन में जो ये यूनिट वेक्टर लेता है बेटा आउटवर्ड की तरफ को, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, मतलब ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम आउटवर्ड डायरेक्शन एक नॉर्मल प्लॉट करेंगे, वो क्या देगा बेटा, हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देगा। तो ये इस तरह से बेटा हम, तो ये बाई कन्वेंशन मानते हैं हम, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल ऑन एनी कर्व्ड सरफेस एलिमेंट। ठीक है, इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो इस तरह से हम एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इसको डिक्टेट करने से पहले हम थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या पढ़ी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरली हमने पढ़ी है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक, हम एक और तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बेटा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें पता है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, इधर को ऐसे ऐसे चारों तरफ को जाएंगी, और ये क्योंकि ये तो हम जो हम अपने कॉपी पे बनाते हैं बेटा, तो वो तो प्लेन है, तो लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्या होती है वो 3 डायमेंशनल है, क्योंकि चार्ज बीच में हो तो चारों तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी रेडियली आउटवर्ड। तो क्या कौन सी सिमेट्री होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेटा ध्यान देना, हम इस डायरेक्शन में प्लॉट कर रहे हैं ये लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमें पता है बेटा जब चार्ज के जो नजदीक होंगी तो कर्व लाइंस क्या होती है, बहुत क्लोज होती हैं, और अब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। जब दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर चलती जाएंगे बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वीक होती है। तो बस उसी से हमने ये डिफाइन किया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे मान लो ये पॉइंट P1 है। ठीक है, अब यहां से मान लो ये कितनी लाइंस आ रही हैं इधर को, n लाइंस आ रही हैं, तो फिलहाल मैंने यहाँ पर 4 लाइन शो की है ऐसी, और इस एरिया में से भी कितनी लाइंस आ रही हैं, जैसे अब फिर हम थोड़ा आगे जाके इन पूरी लाइंस को कवर करेंगे, इसमें से भी कितनी लाइंस आ रही हैं यहाँ पर n, जैसे यहाँ से 4 जा रही हैं, तो इस एरिया में से भी कितनी जा रही हैं, 4। लेकिन मान लो इसका जो एरिया है डेल्टा S1 मान लिया, ये पूरा एरिया है ये वाला, इस एरिया को कितना मान लिया बेटा हमने, डेल्टा S2। लेकिन नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती है नॉर्मली, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। जैसे P1 पे है, P1 कितना है बेटा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक n लाइंस पास कर रही हैं, और एरिया में से कितना है, डेल्टा S1 में से n लाइंस पास हो रही हैं, तो एक यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस पास होंगी बेटा, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन डेल्टा S1।
यहां से कितनी लाइंस पास हो रही है इस एरिया में से, n, तो वही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इस पॉइंट को कितना मान लो P2, ठीक है, कितना आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट, वो भी नॉर्मली इस पॉइंट के एक यूनिट एरिया में से नॉर्मली कितनी लाइंस पास हो रही है, तो वो क्या डिफाइन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब ई का पता लग गया बेटा, ई होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो किसकी मेजरमेंट करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली द गिवन एरिया। किसी भी एरिया में से हमने फ्लक्स निकालना है तो उसमें से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होंगी वो क्रॉस करेंगे, वो भी कैसे, नॉर्मली। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, ओवर एन एरिया इज द मेजर ऑफ या इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली दिस एरिया। जो टोटल लाइंस पास करें उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, और जो एक यूनिट एरिया में से जो लाइंस पास होंगी नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ध्यान देना बेटा, जैसे मान लो हमने ये बड़ा सरफेस एरिया था डेल्टा एस, इसको हमने यहाँ पर ये थोड़ा मैग्नीफाई करके बताया हुआ है आपको, ये और ये कितना है, ये डेल्टा एस है, तो और ये ऐसे है बेटा, ठीक है, ये इस तरह से है ये। तो मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके नॉर्मली जा रही है यहाँ पर, इस सरफेस एरिया के ऊपर कैसे जा रही है, नॉर्मली, जैसे ये है, ये ऐसे जा रही है बेटा, ठीक है। अब ध्यान दो, नॉर्मली जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो एरिया वेक्टर भी कहां बनेगा बेटा, हमें पता है आउटवर्ड नॉर्मल इसी तरफ को बनेगा, ठीक है, इस एरिया के ऊपर नॉर्मल वेक्टर भी कहां बनेगा बेटा, इस तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर बनेगा। तो ध्यान देना है, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, इस एरिया में से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यूनिफॉर्म, ई वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ई क्या होता है बेटा, ई होता है एक यूनिट एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, पर नंबर एक यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस पास हो रही है, वो ई रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ई जो है वो एक यूनिट एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है नॉर्मली, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमारे पास एरिया कितना है, डेल्टा एस, तो डेल्टा एस में से कितनी लाइंस पास कर रही है, ये ई इंटू डेल्टा एस, ई होता है एक यूनिट एरिया में से लाइंस इंटू डेल्टा एस, तो टोटल एरिया में से लाइंस जो पास होंगी नॉर्मली वो रिप्रेजेंट करेगा। और उसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्लक्स, और यहाँ फ्लक्स हम बेटा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एरिया स्मॉल है तो फ्लक्स भी क्या होगा बेटा, स्मॉल, ई डी डेल्टा एस, मतलब ई इंटू डेल्टा एस, वो रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गुणा सरफेस एरिया, कितना है उस सरफेस का एरिया, तो वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया, वो भी नॉर्मली। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर मैंने एक और डायग्राम ली है, मान लो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली, जैसे ये तो ऐसे है, लेकिन लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कैसे पास कर रही है बेटा, वो थोड़ा किसी एंगल पे है, लेकिन नॉर्मल तो कैसे बनेगा बेटा, लेकिन नॉर्मल तो इस सरफेस के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो क्या होगा, मैं यहाँ पर ऐसे बता रहा हूँ इसको, ये इस तरह से, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे, ये नॉर्मल है इस एरिया के ऊपर, तो कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो यहाँ पर ये मान लो जो डेल्टा एस वेक्टर है ये इधर को है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे हैं तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है बेटा, थीटा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया के ऊपर नॉर्मली नहीं है, तो इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कौन सा कंपोनेंट डेल्टा एस की ओर है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को है, डेल्टा एस इधर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है बेटा इधर को, ई कॉस ऑफ थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट इस एरिया के ऊपर क्या है बेटा, परपेंडिकुलरली जा रहा है, लेकिन अब परपेंडिकुलर है लेकिन डेल्टा एस की ओर है, ये डेल्टा एस की डायरेक्शन में। तो ध्यान दो, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब टोटल फ्लक्स कितना आएगा, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई नहीं जा रही है, ई कॉस ऑफ थीटा जा रहा है, और एरिया तो कितना है, डेल्टा एस ही है, ठीक है, ई कॉस ऑफ थीटा इंटू डेल्टा एस। तो जब इसको लिखेंगे बेटा हम इस तरह से लिखते हैं, ई डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा, और ये कितना बन जाए, ए बी कॉस ऑफ थीटा, मतलब ए डॉट बी, तो फ्लक्स कितना आ गया बेटा, ई डॉट डेल्टा एस। तो ये है स्मॉल एरिया में से फ्लक्स जा रहा है, स्मॉल फ्लक्स। क्लियर? अब ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा, डॉट प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज नो डायरेक्शंस। अब ध्यान देना बेटा, अब ये है, ये डेल्टा एस है, छोटा सा एरिया है जो हमने मैग्नीफाई करके बताया। अब हमने टोटल फ्लक्स निकालना है, तो ऐसे ही हम पूरे जो कर्व्ड सरफेस एरिया उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया में बांट देंगे बेटा हम ऐसे, ठीक है, और डेल्टा एस में बांट, उन सभी का क्या करेंगे बेटा, वही डेल्टा इस तरह से फ्लक्स निकाल लेंगे, और सभी का फ्लक्स को क्या करेंगे हम, सम कर देंगे। तो वो क्या किसकी मेजरमेंट करेंगे बेटा हम, फाई टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया, ठीक है। तो ई डॉट
डेल्टा एस का, ये जो ये एक का फ्लक्स है एक स्मॉल एलिमेंट का, एरिया एलिमेंट का, तो सभी एरिया एलिमेंट को क्या करेंगे, इनका फ्लक्स हम जोड़ देंगे, समेशन कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया। अब मान लो बेटा इफ डेल्टा एस इज वेरी वेरी स्मॉल, जो ये एरिया है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं बेटा, समेशन किस में चेंज हो जाता है बेटा, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन, और ई डॉट डेल्टा एस को क्या लिखते हैं हम, डी एस, ये है बेटा। तो ये आया हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए, और ये किसका सिंबल है, ये जो ये इंटीग्रेशन का, और ये क्लोज का सिंबल है, ये सर्कल लगाते हैं, ये क्लोज्ड सरफेस एरिया का सिंबल है। और इसको कैसे पढ़ते हैं हम, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, इसको ऐसे पढ़ते हैं अगर क्लोज का सिंबल है तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ध्यान देना है बेटा, अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो मतलब थीटा इज व्हाट, ई और डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा। अब थीटा कब जीरो होगा बेटा, ध्यान दो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे बेटा, इस एरिया के ऊपर नॉर्मली जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नॉर्मली, जैसे मैंने ये लिखा। और अब इस एरिया के ऊपर नॉर्मल, इसके ऊपर नॉर्मल भी कैसे प्लॉट होगा बेटा, ऐसे, मैंने ये इस तरह से आया, ये भी नॉर्मली ऐसे, नॉर्मली तो ये भी ऐसे, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 0 डिग्री। तो मतलब ये जो ये सिचुएशन है, ये कौन सी सिचुएशन है, इफ थीटा इज 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। तो अब ये परपेंडिकुलर तो है एरिया के ऊपर, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पर, 0। तो थीटा इज 0, तो फ्लक्स कितना बन जाता है बेटा, ई डॉट ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है बेटा 1, तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा ई इंटू डी एस, और ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा बेटा, और कॉस 0 पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अगर इफ थीटा इज 90 डिग्री, 90 कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे बेटा, ऐसे, जैसे ये नॉर्म एरिया है, ये मेरा हाथ है, ये मान लो एरिया है, इसके ऊपर भी ऐसे जा रही है इधर को, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन इस एरिया के ऊपर नॉर्मल कैसे बनेगा, ऐसे नॉर्मल, तो हम ऐसे मैंने बताया आउटवर्ड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस तरह से। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को है और एरिया वेक्टर ऊपर को है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 90 डिग्री। तो ध्यान दो, फाई थीटा कितना बनेगा 90 व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अलोंग द सरफेस ऑफ द, ठीक है, अलोंग द सरफेस, ये एलिमेंट जो भी स्मॉल एलिमेंट उसके अलोंग द सरफेस जाएंगे तब 90। तो फ्लक्स कितना बन जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो ई डी एस कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है बेटा 0, तो फ्लक्स भी कितना आ जाएगा 0। क्लियर हो गया। अब अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है, तो फ्लक्स कॉस थीटा कितना आएगा बेटा हमारे पास, जो थीटा जब 90 से बड़ा होता है बेटा तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, जब कॉस थीटा की वैल्यू, तो फ्लक्स भी क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव। तो फ्लक्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और 0 भी हो सकता है। क्लियर हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे बेटा हम यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देखा ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा के तो कोई यूनिट नहीं होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या बन जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर। हम इसको जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के और भी यूनिट होते हैं, वोल्ट पर मीटर, जैसे ई इज इक्वल टू मेंस डीवी बाई डी आर, वहां से आया तो वोल्ट पर मीटर, इंटू एरिया के क्या होते हैं मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर बन जाएगा तो वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर। अब बेटा डायमेंशंस ऑफ ई, मतलब जो फ्लक्स है फाई ई, तो फ्लक्स के क्या होते हैं बेटा ई डी एस कॉस 0, कॉस थीटा के तो कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं बेटा, भूल जाओ इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज इंटू डी एस, फोर्स की हमें पता है ml(t-2) अपॉन at इंटू एरिया के एल स्क्वायर, जब इनको मतलब अरेंज करोगे बेटा तो m एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब, और t ऊपर जाए t-3 a-1। क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू।